इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो नोट्स और सारांश है ना, सच बताऊं तो वो इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम विषय नहीं है। हाँ, आज हम जेम्स एलन की 1901 की एक बेहद क्लासिक किताब फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा पुरानी किताब है ये। वही तो। और हैरानी की बात यह है कि इसके विचार आज के इस भागदौड़ भरे समय में भी उतने ही सटीक और प्रासंगिक लगते हैं। मुझे भी यही लगता है। समय जरूर बदला है, लेकिन इंसान की बुनियादी परेशानियां आज भी वैसी ही हैं। एकदम सही कह रही हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरी चर्चा का हमारा जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि कैसे किसी भी इंसान की भौतिक सफलता या असफलता की जड़ें उसके दिमाग में होती हैं। मतलब वो चाहे पैसा हो, समाज में रुतबा हो या फिर अंदरूनी मन की शांति हो, सब कुछ विचारों से ही शुरू होता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जेम्स एलन का जो सबसे मुख्य संदेश है, जिसे उन्होंने इन नोट्स के अनुसार पूरी किताब में एक धागे की तरह पिरोया है, वो बहुत ही साफ है। हाँ, और वो संदेश है विचारों की असली ताकत को पहचानना। बिल्कुल। उनका कहना है कि जैसे इंसान के विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। यानी हमारी जो भी बाहरी दुनिया है वो बस हमारी अंदरूनी दुनिया का ही एक आईना है। बिल्कुल। और इस किताब की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है वो है इसका ढांचा। जेम्स एलन ने अपनी इस पूरी जानकारी और दर्शन को दो बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। हाँ, वो दो मार्ग जो उन्होंने बताए हैं। सही कहा। पहला है समृद्धि का मार्ग यानी द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, और दूसरा है शांति का मार्ग यानी द वे ऑफ पीस। ये विभाजन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सच में दिलचस्प है। मतलब उन्होंने समृद्धि और शांति को अलग अलग रखा है। हाँ, क्योंकि ये दर्शाता है कि केवल बाहरी समृद्धि पा लेना ही काफी नहीं है जब तक कि इंसान को आंतरिक शांति न मिल जाए। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही मंजिलें एक ही रास्ते से होकर गुजरती हैं। बिल्कुल। और वो रास्ता हमारे विचारों से होकर जाता है। हाँ, तो वो सोचेगी बात। ये बात सच में सोचने लायक है कि 1901 में भी लोग बिल्कुल उन्हीं चीजों से जूझ रहे थे जिनसे आज हम सब जूझ रहे हैं। पैसा, सफलता और मन की शांति, यही तो इंसान की सबसे पुरानी खोज रही है। सही बात है। और यहीं से हम समृद्धि के मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इंसान अपने विचारों का निर्माता खुद है। विचार ही हमारा भाग्य बनाते हैं। हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने मन में ये दोहराता रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे हालात बहुत खराब हैं, या फिर कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी उसी सांचे में ढलने लगती है। उसकी ऊर्जा, काम करने का तरीका, सब कुछ उसी नकारात्मक दिशा में जाने लगता है। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर कोई ये सोचे कि मैं मेहनत करूंगा या मैं इन परिस्थितियों को बदल सकता हूं, तो सच में उसकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। हाँ, क्योंकि तब एक्शन भी उसी दिशा में होते हैं। किताब में एक बहुत ही मशहूर विचार है कि इंसान सच में वही है जो वो सोचता है। और मुझे याद आ रहा है, यही सिद्धांत उनकी एक और बहुत ही प्रसिद्ध किताब एज अ मैन थिंकeth का भी आधार है। सही कहा। यहाँ हम कर्म और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट के उस यूनिवर्सल लॉ को काम करते हुए देख रहे हैं। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। जेम्स एलन का मानना है कि इस दुनिया में हर विचार एक कारण या कॉज है, और जीवन की हर परिस्थिति उस विचार का परिणाम यानी इफेक्ट है। मतलब ये कोई जादुई सोच नहीं है, बल्कि एक सीधा गणित है। एकदम सीधा गणित। अगर इंसान के अंदर आलस्य का विचार है तो उसका परिणाम शारीरिक और मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आएगा ही। और वहीं अगर मन में अनुशासन का विचार है तो उसका परिणाम सफलता के रूप में बाहर दिखेगा। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति या अपनी परेशानियों के लिए दुनिया को, समाज को या दूसरों को दोष नहीं दे सकता। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और शायद काफी मोटिवेशनल भी है, लेकिन क्या ये हमेशा सच है? मैं समझ रही हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान किसी ऐसी परिस्थिति में पैदा हुआ है जो उसके नियंत्रण से बाहर है, मान लीजिए कोई अचानक आर्थिक मंदी आ गई और किसी की नौकरी चली गई, तो क्या तब भी हम कहेंगे कि ये उसके विचारों का परिणाम है? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है ना? क्या ये उस इंसान पर इल्जाम लगाने वाली बात नहीं हो गई? इस पर स्रोत सामग्री का क्या नजरिया है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर अक्सर लोग इस दर्शन को गलत समझ लेते हैं।
किताब का उद्देश्य किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? ऑथर ये नहीं कह रहे हैं कि बाहरी दुनिया में जो एक्सीडेंट होते हैं या जो आर्थिक मंदी आती है वो किसी ने अपने दिमाग से पैदा किए, नहीं। उनका कहना ये है कि उस बाहरी घटना के बाद जो स्थिति बनती है वो विचारों पर निर्भर करती है। इसको एक उदाहरण से समझो तो ज्यादा साफ होगा। बिल्कुल। मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी एक साथ जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है मैं तो बर्बाद हो गया, दुनिया बहुत खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो जाहिर है ये विचार उसे निराशा और डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। सही कहा, ये उसका परिणाम है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है ठीक है ये एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन अब मुझे कोई नया रास्ता खोजना होगा, शायद मुझे कोई नई स्किल सीखनी चाहिए। और ये विचार उसे एक्शन की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल। बाहरी घटना दोनों के लिए एक ही थी, लेकिन उनके विचारों ने उनके लिए बिल्कुल अलग-अलग वास्तविकताएं और परिणाम तय किए। इसलिए बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। ओह, अब बात समझ में आई। यानी परिस्थितियां हमें बनाती नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियां ये उजागर करती हैं कि हम असल में अंदर से क्या हैं। एकदम सही। और ये दोष देने वाली बात सच में बहुत गहरी है। सच में, जब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, तभी हम खुद पर नियंत्रण कर पाते हैं। और यही हमारा अगला बिंदु भी है, आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल। हाँ, नोट्स में इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया दिया गया है। हम अक्सर मानते हैं कि गुस्सा आना, किसी से जलन होना, लालच करना या डरना, ये सब बस हमारे कुछ पल के इमोशन हैं जो आते जाते रहते हैं। पर जेम्स एलन ऐसा नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। वो इन्हें सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि मानसिक गरीबी के लक्षण मानते हैं। बिल्कुल, और इसे समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर गरीबी को सिर्फ बैंक अकाउंट या पैसों से जोड़ के देखते हैं। हाँ, समाज का नजरिया ही ऐसा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देता है, गुस्से में अपने रिश्ते खराब कर लेता है, ऐसा कोई छीन न ले। हाँ, तो क्या वो इंसान सच में अमीर है? बिल्कुल नहीं। जेम्स एलन के अनुसार सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम यही है कि इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीखे। क्योंकि जब परिस्थितियां सबसे ज्यादा कठिन होती हैं, चाहे वो बिजनेस में नुकसान हो या निजी जिंदगी में कोई तूफान हो, तब केवल एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। अशांत मन हमेशा जल्दबाजी में गलतियां करता है और बनी बनाई चीजों को भी बिगाड़ देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस मोड़ पर आकर किताब शक्ति और गरीबी की उस पुरानी परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल कर रख देती है, जिसे समाज सदियों से मानता आया है। हाँ, ये इस किताब का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आमतौर पर अगर कोई पूछे कि गरीबी क्या है, तो लोग कहेंगे फटे कपड़े, पैसों की कमी या बड़ा घर न होना। लेकिन ऑथर के अनुसार असली गरीबी है आत्मविश्वास की कमी, अनुशासन की कमी और सबसे बढ़कर सकारात्मक सोच की कमी। और अगर हम शक्ति की बात करें, तो समाज में शक्ति का मतलब माना जाता है कोई बहुत बड़ा पद, सत्ता या लोगों को डराकर रखने की क्षमता, जो कि बहुत ही उथली परिभाषा है। हाँ, लेकिन इस किताब में असली शक्ति का मतलब है एक मजबूत चरित्र, जीवन में स्पष्ट लक्ष्य, एक पूरी तरह से शांत मन और अटूट आत्मविश्वास। ये परिभाषाओं का बदलना ही इस किताब की असली आत्मा है। और इसी से चरित्र निर्माण का वो विचार निकल कर आता है जो धन या किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चरित्र निर्माण के लिए कौन से गुण जरूरी बताए गए हैं? एलन के अनुसार ईमानदारी, असीम धैर्य, कड़ी मेहनत और सच्चाई। ये कोई पुराने जमाने के साधारण शब्द नहीं है। ये वो ठोस ईंटें हैं जो धीरे धीरे इंसान को असली पावर यानी सच्ची शक्ति तक पहुंचाती हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि लोग बस शॉर्टकट खोजते हैं। बिल्कुल, लोग किसी भी तरह बस धन कमा लेना चाहते हैं, जल्दी से सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन अपने चरित्र के निर्माण पर कोई ध्यान नहीं देते। हाँ, आज के समय में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है। हम हर रोज न्यूज में देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा इंसान जिसके पास दुनिया भर की दौलत और शोहरत थी, वो अचानक एक दिन सब कुछ खो देता है। हाँ, वो एक छोटी सी गलती या अपने अहंकार की वजह से रातों रात अर्श से फर्श पर आ गिरता है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। किताब भी बहुत ही स्पष्ट रूप से यही चेतावनी देती है कि अगर कोई बिना चरित्र निर्माण किए केवल धन या सत्ता इकट्ठा कर भी ले, तो उसकी वो सफलता कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकती। वो ताश के पत्तों के महल की तरह होती है। एकदम सही। बाहर से देखने में वो महल बहुत शानदार लग सकता है, लेकिन किसी भी छोटी सी आंधी या जरा से दबाव में वो भर भरा कर ढह जाएगा। चरित्र वो गहरी नींव है जो सफलता की इस भारी इमारत को खड़ा रखती है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत का गिरना तय है।
और जब वो इमारत बिना नींव के ढहती है तो इंसान के पास कुछ नहीं बचता, और मन की शांति तो बिल्कुल भी नहीं। और यहीं से हम ऑथर के दूसरे मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं, शांति का मार्ग, यानी द वे ऑफ पीस। यह भाग एक बहुत ही गहरे और अजीब सच पर बात करता है। हम सब बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं। हमें लगता है कि अगर वो प्रमोशन मिल जाए, या वो नई गाड़ी आ जाए, या बैंक में खूब सारे पैसे हो जाएं, तो बस फिर जिंदगी में शांति ही शांति है। लेकिन किताब याद दिलाती है कि बाहरी उपलब्धियां कभी भी इंसान को भीतर की शांति नहीं दे सकती। कभी नहीं। अगर मन में उथल-पुथल मची है, अंदर एक लगातार चलने वाला शोर है, तो इंसान दुनिया के सबसे खूबसूरत और महंगे घर में बैठकर भी एक पल के लिए सुखी नहीं रह सकता। सही कहा। आंतरिक शांति ही इंसान की असली शक्ति है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, वो बाहर के किसी भी बड़े से बड़े तूफान का डटकर सामना कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में ये आंतरिक शांति हासिल कैसे की जाए? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए नोट्स में एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक उदाहरण दिया गया है। किताब इंसान के मन की तुलना एक किसान और उसके खेत से करती है। ये किसान और खेत वाली बात मुझे बहुत पसंद आई थी पढ़ते वक्त। जरा इसे विस्तार से समझाइए। जरूर। जरा सोचिए, एक किसान अपने खेत के साथ क्या करता है? वो सिर्फ बीज बोकर उसे छोड़ नहीं देता कि चलो अब फसल अपने आप उग जाएगी। उसे रोज मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। वो रोज अपनी जमीन की देखभाल करता है, सही समय पर पानी देता है, और सबसे जरूरी बात, वो रोज उस खेत में से खरपतवार यानी जंगली घास को निकालता है। अगर वो ऐसा ना करे तो क्या होगा? अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जंगली घास जमीन का सारा पोषण सोख लेगी और पूरी फसल को नष्ट कर देगी। तो इसका हमारे मन से क्या लेना देना है? जेम्स एलन कहते हैं कि ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक उपजाऊ खेत है। हमें रोजाना आत्मचिंतन और ध्यान के जरिए अपने इस मन रूपी खेत की देखभाल करनी चाहिए। तो हमारे मन में उठने वाले जो नकारात्मक विचार हैं, जैसे किसी से ईर्ष्या, बेवजह का गुस्सा या भविष्य का डर, ये सब उसी जंगली खरपतवार की तरह है। मतलब अगर हम इन नकारात्मक विचारों को नहीं उखाड़ेंगे तो ये हमारी सकारात्मकता को खा जाएंगे। एकदम सही समझें। इन्हें रोज जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है, ताकि वहां शांति, धैर्य और आत्मविश्वास के सकारात्मक विचारों की फसल लहलहा सके। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो हफ्ते में एक दिन कर लिया और हो गया। बिल्कुल नहीं, ये रोज की साधना है। इंसान को अपने ही मन का पहरेदार बनना पड़ता है। ये खेत वाला उदाहरण सच में दिमाग में छप जाने वाला है। जब हम अपने मन के खेत से नकारात्मकता को उखाड़ते हैं, तभी वहां कुछ अच्छा पनप सकता है। और वो अच्छा क्या है? नोट्स के अनुसार वो अच्छा है प्रेम और करुणा। बिल्कुल। हम अक्सर शक्ति या पावर का मतलब ये समझते हैं कि हम दूसरों पर कितना हावी हो सकते हैं, हम कितने लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं, या हम कितने लोगों को दबा सकते हैं। लेकिन एलन की दुनिया में ये शक्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो फिर उनके हिसाब से सच्ची शक्ति क्या है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें समझ आएगा कि जेम्स एलन जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो किसी को झुकाने या हराने में नहीं है। मतलब शक्ति का प्रदर्शन जरूरी नहीं है? नहीं, सच्ची शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि दया दिखाने में, सहानुभूति रखने में और सबसे बढ़कर क्षमा करने में है। लेकिन क्षमा करना इतना आसान नहीं होता। जब किसी ने बहुत बुरा किया हो तो उसे माफ करना ऐसा लगता है जैसे हम हार मान रहे हैं या हम कमजोर पड़ रहे हैं। यही तो वो भ्रम है जिसे ये किताब तोड़ती है। नोट्स एक बहुत ही गहरा दर्शन सामने रखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर सकता है, असल में वो उस दूसरे व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं कर रहा होता। तो फिर वो क्या कर रहा होता है? वो खुद को भीतर से मुक्त कर रहा होता है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नफरत पाले रहते हैं तो हम उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ रहे होते, बल्कि हम खुद को एक मानसिक जेल में बंद कर रहे होते हैं। हम उस इंसान को अपने दिमाग में मुफ्त में रहने की जगह दे रहे होते हैं। बिल्कुल। इसलिए क्षमा करना कमजोरी नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके विचार इतने ऊंचे और शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब कोई भी बाहरी घटना या किसी दूसरे इंसान का बुरा बर्ताव आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इन सभी विचारों, इन सभी नोट्स और आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है वो क्या है? वो यही है कि हम बाहरी दुनिया को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को नहीं बदलते। बिल्कुल। अगर हम अपनी परिस्थितियों से नाखुश हैं,
अपनी नौकरी से, अपने रिश्तों से या अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, तो हमें बाहरी परिस्थितियों से लड़ना बंद करके सबसे पहले अपने विचारों पर काम करना शुरू करना होगा। जेम्स एलन का ये संदेश सच में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। हाँ, कि गरीबी स्थायी नहीं है, मानसिक या शारीरिक कमजोरी स्थायी नहीं है। लेकिन हमारे विचारों की जो शक्ति है वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली एक स्थायी शक्ति है। अगर हम आज अपने विचार बदल लें तो धीरे धीरे, कदम दर कदम हमारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। एकदम सटीक विश्लेषण। किताब का अंतिम सार भी इसी बात की पुष्टि करता है। जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसका पूरा जीवन भी अपने आप शुद्ध और शक्तिशाली बन जाता है। और ये ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं, ज्ञान चाहे वो 1901 का हो या आज का, वो तभी मूल्यवान है जब उसे सिर्फ एक अच्छी किताब की तरह पढ़ा ना जाए, बल्कि उसकी गहराई को समझा जाए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाए। अपने हर छोटे बड़े फैसले में उस पे अमल किया जाए। और बातों ही बातों में इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज हमने सीखा कि इंसान के विचार ही उसके जीवन रूपी खेत के बीज हैं और हमें अपने इस खेत का किसान खुद बनना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचिए। आज हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने फोन, सोशल मीडिया, अनगिनत सूचनाओं और खबरों के एक भारी अंबार से घिरे रहते हैं। सच में, हर सेकंड कोई ना कोई ऐप या कोई वीडियो हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपने विचारों के खेत के किसान खुद हैं? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर हम अपनी जानकारी के बिना पूरी तरह अनजाने में ही इस शोर शराबे वाली दुनिया और इन चालाक एल्गोरिदम्स को अपने मन के खेत में अपने हिसाब से बीज बोने की पूरी आज़ादी दे रहे हैं? इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर किया जाना चाहिए। उफ, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम सोच रहे हैं कि हम खुद अपने विचार बना रहे हैं, लेकिन शायद कोई और हमारे मन के खेत में रोज बीज बोकर जा रहा है। यही तो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई दिनों तक दिमाग से नहीं निकलेगा। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे यकीन है कि इन नोट से सभी को कुछ नया सोचने का मौका जरूर मिला होगा। बिल्कुल, इन विचारों से निश्चित रूप से अपनी आंतरिक शक्ति और अपने मन के उस खेत को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। सुनते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके मन के खेत में बीज कौन बो रहा है।